Good morning. Today is 20th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है राज्यसभा से मायावती के इस्तीफे को लेकर है। एग्जाम के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, यूएस ने फिर से काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के ऊपर में, क्या फर्क पड़ेगा उन सैंक्शंस का, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बीच का बड़ा जो आर्टिकल है, वैसे तो काफी सारे पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन पॉइंट्स को हम अपने आंसर्स के अंदर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सिविल सोसाइटी क्यों जरूरी है। नीचे का जो आर्टिकल है, इंडिया और इजराइल के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे साइड में जो ये आर्टिकल है, इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स फिलहाल उठा रही है फार्मर्स की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। लोन वेवियर यानी कर्ज माफी भी उन्हीं सॉल्यूशंस का एक हिस्सा है, लेकिन आर्टिकल विरोध करता है। आर्टिकल काफी सारे तर्क और आर्ग्यूमेंट्स देता है कि जो कर्ज माफी है वो एक सॉल्यूशन नहीं है, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। साइड में जो आर्टिकल है, टेम्पल वाल्स यानी पुराने टाइम के जो मंदिर हैं हमारे, उनके टेम्पल्स की जो वाल होती है वहां पे काफी कुछ इंस्क्राइब होता है, तो उन वाल्स पे जो इंस्क्रिप्शन होता है उससे हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लाइव मिंट का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिविल सर्विसेज के अंदर में लेटरल एंट्री से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं ईरान के ऊपर में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 ईरान के नागरिकों या फिर एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाए मंगलवार को। यह तब हुआ जबकि देखिए कांग्रेस, अमेरिका की जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सर्टिफाई किया कि जो ईरान है वो सही से काम कर रहा है और न्यूक्लियर डील के तहत में जो कमिटमेंट्स की थी, जो कंडीशंस उनके ऊपर में रखी गई थी ईरान के ऊपर में, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है ईरान। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो देखिए, P5+1 एक ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, तो एक जर्मनी था और अपोजिट साइड में ईरान था। पहले क्या हुआ था, ईरान कोशिश कर रहा था काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, तो अमेरिका को डर लग रहा था, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको भी डर लग रहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो अमेरिका और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इनके बीच में काफी डिफरेंसेस हैं। और पहले भी अमेरिका बार बार आरोप लगाता रहा कि ईरान का इरादा हमारे ऊपर में कुछ हमला करने का है। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन बदले में जो अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर में, यानी जो पैसा पड़ा था ईरान का, ईरान की कंपनीज का यूएस के अंदर में, उसको फ्रीज कर दिया था यूएस ने। तो ईरान ने कहा कि आपको हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। तो ये डील साइन हो गई थी, काफी ऐतिहासिक ये डील थी, इससे काफी कुछ उम्मीद की जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी इस डील के बाद में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ट्रंप ने इस डील का काफी विरोध किया था। ये डील तो साइन हुई थी ओबामा के समय में, लेकिन ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने काफी विरोध किया था और कहा था कि नहीं, ईरान नहीं मानेगा, ईरान अपनी कंडीशंस को तोड़ेगा, कमिटमेंट को तोड़ेगा और हम ईरान के इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करें। अब देखिए, अब बात ये सामने आई कि ईरान तो अपनी कमिटमेंट को पूरी कर रहा है, लेकिन यूएस अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। यूएस ने जो सैंक्शंस हटाए थे पहले, वो फिर से दोबारा से लगा रहा है और बार बार हम देखते आ रहे हैं कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज फिर से सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। अब आर्टिकल कहता है कि इस प्रकार से देखिए, यूएस डील से तो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये बायलैटरल डील नहीं थी, अकेली डील ये यूएस प्लस में ईरान की नहीं थी, इसमें और भी काफी सारे कंट्रीज थे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। P5+1 जर्मनी भी था और P5 सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स थे और दूसरी तरफ में ईरान भी था। तो अकेला यूएस अगर ये चाहेगा कि हम डील से पीछे हट जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर जिस प्रकार से यूएस बार बार सैंक्शंस लगा रहा है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली यूएस जो है वो डील से पीछे हट रहा है और फिर से इंस्टेबिलिटी आएगी। फिर से ईरान ने अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू कर दिया तो मिडिल ईस्ट में काफी एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि देखिए पहले से वहां पे इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है, अगर ईरान बनाएगा तो सऊदी अरेबिया बनाएगा, दूसरे जो कंट्रीज है वहां पे वो भी बनाएंगे, तो फिर और ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ट्रंप को 6 महीने हो गए अब ऑफिस ज्वाइन करे, पहले से उनकी रणनीति यही है। ओबामा ने क्या रणनीति अपनाई थी, देखिए ओबामा ने ये रणनीति अपनाई थी, जब भी आपको मिडिल ईस्ट को समझना हो ना तो आप इस ट्रायंगल की सहायता से समझिएगा। 3 कंट्रीज है, 3 पोल्स है मिडिल ईस्ट में मेनली, एक इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान। ओबामा की पहले की नीति ये थी, आमतौर पर मतलब यूएस की हमेशा की नीति ये रही है कि वो सऊदी अरेबिया और इजराइल को सपोर्ट करता है
और ईरान का विरोध करता है। ये रणनीति चली आ रही है 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन जब ईरान में हुई थी। उससे पहले तो देखिए 1979 से पहले तो ईरान में पपेट गवर्नमेंट थी, वो तो यूएस को सपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 में रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर में, उसके बाद से अमेरिका की रणनीति यही रही है, इजराइल और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करो और ईरान को आइसोलेट करो। लेकिन ओबामा ने इस नीति में थोड़ा बहुत फेरबदल किया, चेंज किया। वो कहते थे कि आइसोलेट करो, एक प्रकार से बैलेंस स्थापित करो बीचों बीच, मतलब एक जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो शिया सुन्नी का डिस्प्यूट हो, रीजनल लीडरशिप का डिस्प्यूट हो, ऑयल की सेलिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, अमेरिका चाहता था कि दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करे और मीडिएशन करे ताकि जो ये पूरा रीजन है वो स्टेबल रहे। लेकिन ट्रंप ने अपनी नीति बदल दी है। ट्रंप ने फिर से अपनी पुरानी नीति पे आ गए हैं, ईरान को आइसोलेट करो और सऊदी अरेबिया का साथ दो। समझ गए? तो इसी वजह से ये सारी टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि ईरान की आवश्यकता अमेरिका को पड़ेगी काफ़ी सारी चीज़ों में। जैसे एक तो देखिए, सीरिया में अगर पीस डील लानी है, सीरिया में अब आईएसआईएस खत्म हो रहा है, तो आईएसआईएस खत्म होने के बाद में कौन रूल करेगा? क्या अमेरिका असद गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, ईरान की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, निश्चित तौर पर पड़ेगी। और ना सिर्फ सीरिया बल्कि इराक में भी कुछ किसी तरह की स्टेबिलिटी लानी है तो भी ईरान का साथ लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है? ईरान पे जो आइसोलेट करने की यूएस कोशिश कर रहा है वो भारी पड़ेगा, बैकफायर करेगा ये डिसीजन। तो अब उम्मीद ये है कि कुछ जो ट्रंप हमारे हैं उनकी सेंस में कुछ आएगा और बार बार जो सैंक्शंस वो लगा रहे हैं वो सैंक्शंस नहीं लगाएंगे और मीडिएटर का काम करेगा सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यूएस फिर से, और शांति स्थापित होगी मिडिल ईस्ट के अंदर में। वैसे कल परसों हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, आप बताइए कि अगर मान लीजिए ईरान आइसोलेट होता है तो हमारे ऊपर में क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमने कल परसों ये चीज़ डिस्कस करी थी, रिवाइज में आपको करवा देता हूँ 2-3 पॉइंट इसके। हमने डिस्कस किया था कि देखिए मान लीजिए आजकल हमारी जो नज़दीकियाँ वो यूएस के साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो अगर ईरान आइसोलेट होता है तो हमको भी यूएस के सैंक्शंस का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? आज जो हमारा ठीक ठाक जो रिलेशंस हैं ईरान के साथ में वो पहले से खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। ग्वादार पोर्ट हमने बनाया था लेकिन ईरान धमकी दे रहा है कि वो पोर्ट जो है वो चाइना और बाकी जो पाकिस्तान है उनको भी यूज़ करने देगा। ईरान पहले फरजाद बी का जो गैस रिजर्व है पहले वो हमको देने वाला था, लेकिन ईरान ने ये रशिया को दे दिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करी ईरान ने जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं थी। हम काफ़ी सारी उम्मीद कर रहे थे कि ईरान के साथ मिलकर हम अफगानिस्तान में अपना कुछ ना कुछ रोल निभाएंगे, लेकिन इससे तो क्या होगा? अगर ईरान आइसोलेट होगा तो ईरान उनके खेमे में चला जाएगा, रशिया, चाइना, पाकिस्तान इनके खेमे में चला जाएगा, जिससे हमारे लिए और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ईरान आइसोलेट होता है तो हमें नुकसान होता है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ईरान अपनी ऑयल की मार्केट अभी है उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं। अगर ईरान से हम तेल नहीं खरीदते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस कम बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को तेल नहीं मिलेगा, तेल तो और जगह से भी मिल जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन और होता है तो काइंड ऑफ जो प्राइसेस हैं उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, मोनोपोलिस्टिक नहीं रहते प्राइसेस। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल सिविल सोसाइटी से रिलेटेड है। शुरू में ये नीरा चंडोक कहती हैं कि देखिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को आज लेबल किया जाता है, उनके डोनर्स को लेबल किया जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है, उनके फंड्स को फ्रोज कर दिया जाता है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सिलेक्टिवली लीक की जाती हैं, और उसके बाद में एनजीओज को गलत लाइट में दिखाया जाता है। कई तरह से उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच लिस्ट में रखा जाता है। कई सारे एनजीओज ने अपना काम भी बंद कर दिया है, अपने प्रोजेक्ट्स को शट डाउन कर दिया है, क्योंकि उनके डोनर से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। एक तरह से स्टेट कोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है। और ये बिल्कुल आप ऐसे मत लिखिएगा, आंसर्स में ऐसा नहीं लिख सकते कि स्टेट इज़ इंटिमिडेटिंग। इनडायरेक्टली आप क्रिटिसिज्म बेशक करिए, इनडायरेक्टली करिए, जैसे समटाइम्स हरासमेंट इज़ डन ऑन द एनजीओज, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कई बार गवर्नमेंट, देखिए जो एनजीओज हैं वो भी कम नहीं है, वो उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में नहीं लिखे गए हैं। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एनजीओज हैं, विदेशी जो एनजीओज हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पास में काफ़ी ज़्यादा यूरेनियम है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की डील हो रही है, मान लीजिए यूरेनियम लेके आएंगे उनसे और हम पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। सिर्फ एक एग्जांपल है। तो एनजीओज क्या करते हैं, जिस देश से हम कोल खरीद रहे हैं ना, कोयला खरीद रहे हैं, उनको लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया से इतना ज़्यादा यूरेनियम खरीदा और पावर प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया तो हमारा काम ठप हो जाएगा। तो उस देश के, जिस देश से हम कोल खरीद रहे हैं, उस देश से पैसा आएगा, फंडिंग आएगा उस एनजीओ को जो कि विरोध कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद के जहाँ पे पावर प्लांट बनाया जा रहा है। समझ गए? यानी विदेशी जो कंट्रीज हैं, जो बाहर के जो कंट्रीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं इन एनजीओज को। और एक रिपोर्ट सामने आई थी आईबी की, जिसकी शायद इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं कि इन
एनजीओज की वजह से देश की इकोनॉमी के 4% जीडीपी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बार बार ये विरोध करते हैं कि आप यहाँ पे कोल प्लांट ना बनाइए, आप यहाँ पे पावर प्लांट ना बनाइए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनजीओज फर्जी हैं, लेकिन कुछ एनजीओज निश्चित तौर पर विदेशी जो कंट्रीज हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इनको, इसकी जांच होनी चाहिए, फिर इसमें पॉइंट आएगा। इस प्रकार से आप इनडायरेक्टली अपने पॉइंट को लिखोगे कि देखिए जो एनजीओज गलत काम करते हैं डेफिनेटली उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप इनडायरेक्टली चीजें लिखोगे, ना कि इस तरह से कि जो गवर्नमेंट धमका रही है, इस प्रकार से तो पॉइंट काफी वो वैसे हो जाता है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बेशक करना है हमें, क्योंकि जो चीज सही है जो चीज गलत है वो तो हमें लिखनी है, लेकिन थोड़ा डिग्निफाइड वे में। आगे ये कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के पास में हर तरह का राइट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का विरोध करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट करना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, लेकिन ये सारे जो राइट्स हैं आज हमारे दबा रहे हैं। असल में डेमोक्रेसी है क्या? सिविल सोसाइटी जो है एक डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है, प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। सिर्फ डेमोक्रेसी इलेक्शंस का होना नहीं है, असली डेमोक्रेसी तो स्टार्ट तब होती है जब इलेक्शंस हो जाते हैं। सिटीजन्स के पास में राइट टू स्क्रूटिनाइज होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो काम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके काम को स्क्रूटिनाइज करना, क्या वो किसी सिविल लिबर्टीज को वायलेट कर रहे हैं, क्या वो ट्राइबल लैंड का गलत यूज कर रहे हैं, क्या वो जो उन्होंने वादा किया था कि वो लोगों की जो लाइफ्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करेंगे, क्या वो ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सब जब काम जनता करेगी इलेक्शंस के बाद में, वही है असली डेमोक्रेसी। असली डेमोक्रेसी इलेक्शन होना नहीं है, इलेक्शन के बाद स्टार्ट होती है अगली डेमोक्रेसी। असली डेमोक्रेसी जो है यानी पूरा अधिकार होना चाहिए सिविल सोसाइटी के पास में। डेमोक्रेसी को अगर आइडियल बनाना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में एंगेज कर सकें, उनके साथ में इंटेरोगेट कर सकें, उनकी छानबीन कर सकें, उनको क्रिटिसाइज कर सकें। अगर गवर्नमेंट इन हक को दबाती है, इन राइट्स को दबाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये देखिए बाद में वही सेम चीज़ दोबारा आती है कि गवर्नमेंट आमतौर पर इलेक्शंस के बाद में अपनी ड्यूटी भूल जाती है, पावर का मिसयूज करती है, तो सिविल सोसाइटी फिर अपना काम स्टार्ट करती है। अब हिस्टोरिक इवोल्यूशन भी ये बताते हैं कि 1980s में क्या हुआ था, क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ गए थे। क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ था, मतलब लोग नाखुश हो गए थे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, रिप्रेजेंटेटिव से। तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स चली थी 80s में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स चली थी। अगर इंडिया की बात करें तो आपको याद होगा उसमें काफ़ी सारी मूवमेंट्स चली थी, एंटी कास्ट मूवमेंट्स, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स भी चली थी, जैसे चिपको आंदोलन, बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन। वुमेन मूवमेंट्स भी आई थी। वुमेन मूवमेंट्स सीधी सीधी नहीं थी, पीस मिल अप्रोच थी वुमेन मूवमेंट्स की। ऐसे नहीं था कि सारी वुमेन सड़कों पर आ गई थी, लेकिन इशूज़ को लेकर मूवमेंट्स थी। जैसे 1987 की कुछ बात है, उसमें क्या हुआ था, मथुरा कस्टडी रेप केस ऐसा कुछ हुआ था। मथुरा के पुलिस स्टेशन में कस्टडी में एक महिला का रेप हो गया था, उसके विरोध में पूरे देश में उबाल आ गया था महिला राइट्स को लेके, इस प्रकार से। और उस समय ये भी हुआ था, जो हमारा ट्रिपल तलाक का इशू है उस समय भी आया था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू भी आया था उसमें 1987 में, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। तो कहने का मतलब है कि वो जो टाइम था, काफ़ी सारे सोशल मूवमेंट्स आई थी। उन सोशल मूवमेंट्स को कौन चला रहा था? उन सोशल मूवमेंट्स को यही चला रहे थे सिविल सोसाइटी वाले। जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करते। अब देखिए हमारे देश में 94% जो वर्किंग क्लास है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, लेकिन यूनियंस को उनके हक की आवाज़ उठानी चाहिए, जबकि वो नहीं उठाते। तो ये जो स्पेस है उसको फुलफिल करती हैं सिविल सोसाइटीज़। अब एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। चाइल्ड लेबर के लिए जो राइट्स के लिए जो बनाया गया अलग से कमीशन, या भी जो भी कानून पास हुए, किन्होंने पास करवाया? सिविल सोसाइटीज़ ने। राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो मूवमेंट चली थी, किसने फोर्स किया था गवर्नमेंट को लाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन? इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सारे एनजीओज थे, इन्होंने फोर्स किया था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये सब जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने ही फोर्स किया था गवर्नमेंट को कि आप लाइए। अदरवाइज गवर्नमेंट ने तो ढीला ढाला रवैया अपना के रखा था। वे फॉरवर्ड में क्या आता है आज जो है वो सिविल सोसाइटी का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। सोशल सिक्योरिटी जो प्लान्स हैं वो अनाउंस कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको फुलफिल नहीं करता, सिविल सोसाइटी को कंसल्ट नहीं किया जाता। और एक गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि सिविल सोसाइटी के लिए जो स्पेस अवेलेबल है उसको कम किया जाए, श्रिंक किया जाए। और इसके बाद में पॉलिटिक्स ऑफ वॉइस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ वोट। आमतौर पे गवर्नमेंट जो पार्टीज हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ वोट पे ध्यान देती है, जबकि पॉलिटिक्स ऑफ वॉइस पे ध्यान देना चाहिए कि सभी जो सेक्शंस हैं उनकी आवाज़ को सुना जा सके और उनकी आवाज़ को रिस्पेक्ट किया जा सके। आगे तो यही है, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी अच्छा ये लाइन है, ध्यान से देखिए। ए डेमोक्रेटिक स्टेट नीड्स ए डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी, यानी एक डेमोक्रेटिक स्टेट को डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी को भी डेमोक्रेटिक स्टेट की आवश्यकता होती है। आपको इस बात पर टिप्पणी करनी है।
समझ गए। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखिएगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मत लिखिएगा, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखिएगा दोनों तरफ से। किस प्रकार से स्टेट कई बार सिविल सोसाइटी के हरासमेंट करता है और कई बार सिविल सोसाइटी भी गलत इस्तेमाल करती है स्टेट का। अब देखिए कई बार ये क्या कौन करेगा, सिविल सोसाइटी है। कुछ लोग सिविल सोसाइटी के नाम पे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ऐसे 2-3 नेगेटिव पॉइंट भी लिखिएगा तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये है अगला इशू है इंडिया और इजराइल के बीच का। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर है, पहले आर्टिकल में भूमिका गढ़ी जा रही है। शुरू में कहा जाता है कि हमारे इंडिया और इजराइल के बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1992 में ये था 200 मिलियंस और आज हो गया 4 बिलियंस, 2000% बढ़ गया है पिछले 25 सालों में। एफडीआई जो इजराइल की तरफ से हो रही है वो 122 मिलियन डॉलर्स, काफ़ी कम है 122 मिलियन डॉलर्स तो, लेकिन ये कहते हैं कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का। काफ़ी सारे एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, खास करके डिफेंस प्रोडक्शन में, जो कि मेक इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर इजराइल हमारी सहायता करता है डिफेंस सेक्टर में तो काफ़ी सारे पैसे हम बचा सकते हैं। आज हम यूएस, रशिया, इन सब से इंपोर्ट हमें काफ़ी करना पड़ता है। इजराइल की ये खास बात है, इजराइल ना टेक्नोलॉजी भी हमें देता है, स्ट्रिंग्स के साथ में नहीं देता। यानी जो इवन यूएस से हम हथियार खरीदते हैं ना, काफ़ी सारी कंडीशंस लगा के रखता है यूएस, लेकिन इजराइल उस तरह की कंडीशंस नहीं लगाता, इसलिए काफ़ी फायदा होता है इजराइल से। और अगर इस ट्रेड को और ज़्यादा आगे ले जाना है तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। 1996 में इंडिया और इजराइल के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे 50, 60, 58 जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं उनको निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसमें से एक ट्रीटी इजराइल के साथ में भी थी, तो फिर से इजराइल के साथ ट्रीटी साइन करनी है। और लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, वही एसेंस है इस आर्टिकल की। पहला डिफरेंस ये है कि देखिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ये होती है, पहले मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए देखिए एक जो देश की कंपनी है, मान लीजिए हमारे देश की कोई कंपनी है टाटा कंपनी, मान लीजिए इजराइल के अंदर में इन्वेस्ट करती है। तो इजराइल में ऐसा ना हो कि शुरू में तो इजराइल ने काफ़ी अच्छी कंडीशंस दे दी टाटा को, लेकिन बाद में जाके उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मान लीजिए इजराइल की कोई कंपनी है, वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर रही है। पहले तो इंडिया ने काफ़ी कुछ कहा उनको, हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया कुछ सालों बाद हमारा जो रुख है वो बदल गया उनकी तरफ में। तो इसलिए क्या होता है, पहले से ट्रीटी साइन कर ली जाती है कि आपकी कंपनी कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी तो हम उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं होने देंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, ट्रीटी का ब्रीच होता है, तो आप किस प्रकार से उसका सोल्यूशन निकलवा सकते हो, कौन सी कोर्ट में आप जा सकते हो, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में आ जाते हैं। तो इसीलिए है ये कि बाद में किसी देश की कंपनी को नुकसान ना पहुंचे। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस सबसे पहले तो यही है कि देखिए कहाँ पे जाएंगे। अगर कंपनी को कोई इशू है तो इंडिया तो कहता है कि देखिए पहले 5 साल तक आप डोमेस्टिक जो जुडिशरी है वहां पे ट्राई करोगे कि उस केस को सोल्व हो गया या नहीं होगा। अगर फिर भी 5 साल के अंदर अंदर में वो जुडिशरी के अंदर में, हमारी लोकल जुडिशरी के अंदर में वो कंपनी को कोई प्रॉब्लम है और उसका समाधान नहीं निकलता है, तो फिर बाद में आप इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट कर सकते हो, यानी बाहर के इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके पास में जा सकते हो। जबकि इजराइल कहता है कि 6 महीने का टाइम देता है इजराइल कहता है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर में अगर किसी दूसरे देश की कंपनी जिसने इजराइल के अंदर में इन्वेस्ट किया है उसको प्रॉब्लम है तो वो लोकल जुडिशरी से ट्राई करेगा। अगर समाधान नहीं निकलता है तो वो इंटरनेशनल स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के पास में जा सकता है। तो समय का डिफरेंस है, इंडिया कहता है 5 साल और इजराइल कहता है सिर्फ 6 महीने। अगला है एफडीआई एफआईआई का, यानी ये है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इजराइल के अंदर में, इजराइल उस चीज को ब्रॉड रूप से कंसीडर करता है, चाहे वो एफडीआई हो या एफडीआई हो या फिर एफआईआई हो। लेकिन इंडिया क्या कहता है, जब एफडीआई आएगी उसी को हम मानेंगे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफआईआई को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं। तो यहां पे भी डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट ये है, इजराइल का जो मॉडल है उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशंस का पॉइंट भी है। यानी इजराइल क्या कहता है कि हमारी कंपनीज के साथ में सभी जो व्यवहार बाकी देशों की कंपनीज के साथ में हो रहा है वही व्यवहार हमारे देश की कंपनी के साथ में भी होना चाहिए। जबकि इंडिया की मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में ये पॉइंट नहीं है। इजराइल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अगर किसी डिफेंस कंपनी ने आपके देश में इन्वेस्ट किया है तो कुछ सालों तक तो आप ठीक से जो ट्रीटी के जो पॉइंट्स थे उनको आप फॉलो करो, लेकिन बाद में किसी दूसरे देश की डिफेंस ट्रीटी को आप और ज्यादा लिबरल प्रोविजंस दे दो वहां पे। तो जो व्यवहार आप दूसरे देशों की डिफेंस कंपनीज के साथ में कर रहे हो वही व्यवहार आपको हमारे देश की डिफेंस कंपनी के साथ में भी करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, लेकिन इंडिया इसको नहीं मानता। वे फॉरवर्ड में चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है टैक्सेशन का। यानी टैक्सेशन है वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए, बाद में आप आर्बिट्ररी रूप से ऐसा नहीं हो कि आप अंधाधुंध टैक्स चेंज कर दो। आप जब कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तब आपने कहा 30% टैक्स लेंगे हम, 1 साल के अंदर अंदर में आपने कहा कि नहीं हम तो 70% टैक्स लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं,
टैक्स को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते और टैक्स हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो मेनली 4 पॉइंट्स हैं। आर्टिकल बाद में कहता है कि जल्द से जल्द इन पॉइंट्स को सुलझाया जाए और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाए। तो मेनली 4 पॉइंट्स हैं। कौन सा? एक तो टाइम को लेके जो डिस्प्यूट है, और बाद में जो एफडीआई एफआई यानी जो दायरा है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कौन सी नहीं कहलाएगी। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सारे जो देशों की कंपनीज हैं, जो आप बाहर की दूसरे देशों की जो डिफेंस कंपनीज को आप तवज्जो दोगे वैसे ही तवज्जो आपको हमारे देश की कंपनी को भी देना पड़ेगा। चौथा इशू टैक्सेशन का, याद रखिएगा 4 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा इस पे, ऐसा नहीं आएगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन इस तरह से निश्चित तौर पे आएगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे इंडिया क्या कर रहा है। काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का इशू भी हमने डिस्कस किया था, तब भी यही पॉइंट्स थे। तो काइंड ऑफ जब भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला आर्टिकल इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडियन एग्रीकल्चर की जो हालत है वो आज काफ़ी अच्छी है नहीं। लो स्केल, लो प्रोडक्टिविटी, 85% जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं वो बिलो 5 एकड़ हैं, यानी हमारे देश में 85% जो किसानों के पास में ज़मीन है वो 5 एकड़ से नीचे नीचे है, और इवन 67% फार्म हाउस होल्ड्स हैं वो तो 1 एकड़ से भी नीचे हैं, और आधे से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पे खेत जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर जो इनकम है वो काफ़ी कम हो रही है, और वेदर और मार्केट रिस्क ने तो आग में घी डालने का काम किया है। 13.9% जो फार्म होल्ड्स हैं वो उनके नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। सोच के देखिए, मतलब काम करते हैं हम पैसा कमाने के लिए, किसान जब पूरी मेहनत से काम करता है लेकिन उनको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है तो फिर कौन खेती करना चाहेगा। नॉन फार्म इनकम्स, कुछ किसान जो हैं वो दूसरे बड़े खेतों में जाके जो लेबर का काम करते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 40% ऐसे फार्म हाउस होल्ड्स हैं जो दूसरा काम करते हैं, बाकी के 60% को तो कोई दूसरा काम मिल भी नहीं पाता। जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए इनपुट के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर, सीड्स, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, डीजल, हार्ड लेबर्स, इन सब कारणों की वजह से कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है फार्मर्स के ऊपर में। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स में अब कर्ज माफ़ी हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका और बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे डिमांड भी चल रही है कि कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा कर्ज माफ़ी से। अब आर्टिकल स्टार्ट होता है, कौन से ये पॉइंट्स दे रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ कुछ ही किसान ऐसे हैं जो लोन्स लेते हैं, सिर्फ, यानी कहते हैं कि 48% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं जिनके ऊपर में कोई लोन है ही नहीं, तो सिर्फ 52% हैं वो किसी तरह का लोन लेते हैं। तो लोन माफ़ी से कैसे किसानों की सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है, और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। और जो लेते हैं 52% में से, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्म पर्पजेज़ के लिए लोन लेते हैं, यानी उनका जो लोन है वो माफ़ नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट ये है, कई सारे ऐसे जो हाउस होल्ड्स हैं वो एक ही घर में अलग अलग मेंबर्स के नाम पे लोन लेते हैं, यानी कुछ किसानों को तो लोन भी नहीं मिलता और कुछ को लोन मिलता है तो वो एक ही घर में काफ़ी लोन मिल जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो लोन वेविंग है, कर्ज माफ़ी है, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए नहीं होगी, जबकि एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा खराब है, वो और भी ज़्यादा वीकर उनकी कंडीशंस हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इससे क्रेडिट कल्चर खराब हो जाता है, बैंकिंग बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। छठा पॉइंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर होती है, यानी कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी अमीर किसानों का कर्ज माफ़ हो जाता है जो सिचुएशन से निपटने के लिए सक्षम है, लेकिन काफ़ी गरीब किसान है वो वंचित रह जाते हैं, उनका लोन माफ़ नहीं हो पाता। सातवां पॉइंट ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इतना पैसा तो एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए यूज हो सकता था। तो लोन वेवियर सोल्यूशन नहीं है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है। और 2008 में भी कर्ज माफ हुआ था, लेकिन कुछ खास फर्क इससे हुआ ऐसा किसी रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। तो क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या करना चाहिए? एक जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, ये कहते हैं कि देखिए सीधा सा सोल्यूशन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता है नहीं। अब ये एग्जांपल देते हैं कि 36,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए। एक सेकेंड, ये रहा कर्सर, 36,000 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किए कर्ज माफी के लिए। अब 23% जो किसान है बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं यूपी के अंदर में, उनको डिवाइड किया जाता, जैसे उनकी संख्या है वो 41,87,000, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 85,980। तो सीधा सीधा आप पैसे दे देते 23% किसानों को 85,980, अपने हिसाब से वो यूज कर लेते, सभी को मिलता, एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर्स हैं वो भी नहीं होती। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। उसके अलावा गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना चाहिए ताकि जो किसानों की जो इनकम्स हैं वो बढ़ सकें, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रॉप्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकें, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जो भूमि है उनको एग्रीकल्चर कवरेज उनकी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगला आर्टिकल ये है कि जो मंदिरों की जो दीवारें होती हैं, पुराने जो मंदिर हैं हमारे ऐतिहासिक हेरिटेज साइट्स हैं, तो उस टाइम के यानी चोला, जैसे चोला और चाणक्य, जो इन सब के जो एम्पायर्स थे वो मंदिरों पे काफ़ी कुछ इंस्क्राइब करते थे।
तो वो जो इंस्क्रिप्शन होती है आज भी मंदिरों की दीवारों पे मौजूद है, जो लिखा हुआ है उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में कैसे वाटर का कंजर्वेशन होता था, वाटर की मैनेजमेंट कैसे होती थी, ड्रोट से कैसे वो निपटते थे। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि कावेरी डेल्टा और तामीर बारनी डेल्टा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। हालांकि देखिए जो कावेरी डेल्टा है वो काफ़ी फर्टाइल था, लार्जर था, लेकिन काफ़ी कुछ लिखा गया है यहाँ डरोट के बारे में, यानी सूखे के बारे में भी, कैसे ड्रोट से वो निपटते थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि 1000 साल पहले जब चोला एम्पायर पीक पे था तो इरिगेशन कैसे होता था, जो ट्रिब्यूटरीज थी कावेरी की उनके थ्रू में। और काफ़ी एस्टोनिशिंग यानी काफ़ी हैरानी वाले फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं जिनको आज हम यूज कर सकते हैं। आज तो वाटर को एक राइट के तौर पे जाना जाता है, लेकिन पहले ये गॉड का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे जाना जाता था पानी को। तो गलत इस्तेमाल पानी का नहीं होता था, एक ड्यूटी होती थी पूरी जनता की, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, कंजर्व करके रखा जाए। पांड्या एम्पायर में क्या होता था, ये कंप्लीटली एक लोकल अफेयर था, किस प्रकार से पानी को कंजर्व किया जाए। पूरी जो कम्युनिटी थी जो चुनी हुई होती थी वो कांस्टेंट सुपरविजन करती थी, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लोकल तौर पे मैनेज होता था पानी। लेकिन आज सेंट्रली मैनेज होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज होता है। वे फॉरवर्ड क्या है, और वे फॉरवर्ड में ये है कि पानी को टैक्स जो लगता था उसमें वो टेरेन के हिसाब से लगता था, कि कौन सा टेरेन कितना फर्टाइल है, कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है, उसी हिसाब से टैक्स लगता था। जो टैंक्स थे जिसमें वाटर को कंजर्व किया जाता था वो भी अलग अलग आकार के होते थे टेरेन के हिसाब से। इस प्रकार से वो बने होते थे कि जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन बाढ़ ना आए, सूखे के दौरान काफ़ी यूज हो लेकिन बाढ़ ना आए, उससे इस प्रकार के जो टैंक्स थे वो बने होते थे। मेंटेनेंस और जो डीसिल्टिंग थी वो एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस थी, ऐसे नहीं कि 2 साल बाद करना, 3 साल बाद करना, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस थी। और लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। जैसे आज कोई नदी को साफ करना, ये सब जो चीजें हैं वो आज क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, लेकिन उस समय में ये लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, इसलिए वो उनको ठीक से निभाया जाता था। कोई भी डिस्प्यूट होता था वाटर से रिलेटेड तो उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाता था लोकल तौर पे। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं हम। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, एंशिएंट इरा के जो टेम्पल्स हैं, उसके टेम्पल्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे हम काफ़ी सारे लेसन सीख सकते हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। कैसे आज उन लेसन्स को हम यूज कर सकते हैं वाटर को कंजर्व करने में, वाटर की मैनेजमेंट में। आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है एग्जाम्पल्स के साथ में, इलस्ट्रेशंस के साथ में। पेपर 3 में ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में अगला आर्टिकल सिविल सर्विसेज के अंदर में लेटरल एंट्री से रिलेटेड है। मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट की जो हायर पोस्ट, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस के लिए आरक्षित होती हैं, यानी आईएएस काम करते हैं उन पोस्ट के ऊपर में। और आईएएस कैसे पहुंचते हैं उन पोस्ट तक, प्रमोशन के थ्रू। जैसे कोई भी आईएएस ट्रेनिंग होने के बाद में शुरू में एसडीएम के तौर पे काम करता है, बाद में एडीसी, फिर डीसी या डीएम, धीरे धीरे प्रमोशन होके वो जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल तक की पोस्ट पे पहुंचते हैं। और आमतौर पे जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, जर्नलिस्ट ऑफिसर्स इसमें होते हैं, एक्सपर्टीज नहीं होती। अब सरकार को जरूरत महसूस हुई है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल के जो पोस्ट है उन पे जो ऑफिसर्स हों वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए उनकी किसी ना किसी एरिया के अंदर में। तो सरकार ऐसा चाहती है कि वहां पे सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस नाम काम करके बाहर से पर्सन्स लाए जाएं जो कि जिनकी लेटरल एंट्री हो सीधे, यानी वो सिविल सर्वेंट्स ना हो, सीधे उन्हें बाहर से एंटर करवाया जाए और वो सीधे जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल तक काम करें, इस पोस्ट पे काम करें। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे रघुराम राजन का एग्जांपल है। रघुराम राजन हो गया, हमारे अरविंद सुब्रमण्यम साहब, ये सारे प्रोफेसर्स थे, आईएमएफ में काम करते थे, ये सिविल सर्वेंट्स नहीं थे, लेकिन इनको इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया, आरबीआई का जो चेयरमैन है वो बनाया गया। तो ये है लेटरल एंट्री, यानी जो बड़ी पोस्ट है सेक्रेटरी या जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक की, अब गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे सिविल सर्वेंट्स के अलावा बाहर से जो पर्सन्स है जिनकी एक्सपर्टीज है खास करके इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड, वो सीधे आए और काम करें। उन्हें सीधा जो पहले प्रमोशन के थ्रू वहां पे पहुंचते थे आईएएस, उन्हें कोई प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इवन यूपीएससी का टेस्ट भी क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनको एक्सपर्टीज के दम पे बुलाया जाएगा और वो काम करेंगे सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पे। तो ये कंटेक्स्ट है इसका। पीएमओ ने डीओपीटी को कहा है कि आप एक प्रपोजल तैयार कीजिए ताकि मिडिल लेवल तक की पोस्ट है, खास करके 2 मिनिस्ट्रीज इन्होंने कहा है, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे बाहर से पर्सन लाए जा सकें। और इससे पहले 2005 में भी इस तरह की रिकमेंडेशन आई थी। सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट आई थी वहां पे भी कहा गया था कि एक पूरी जो लेटरल एंट्री की जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज, सेंटर और स्टेट लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो क्या फायदे हैं लेटरल एंट्री होती है, तो पॉइंट्स में देखते हैं क्या फेवर्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो देखिए, आज के जो ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से अनसूटेबल हैं,
क्योंकि जब देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था तब सिविल सर्वेंट्स की जो जरूरत महसूस हुई थी वो इसलिए हुई थी कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो एक यूनिफिकेशन का काम करेंगे पूरे देश के अंदर में, यानी पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज इस तरह की कोई भी जरूरत हमारे देश में नहीं है, इसीलिए वो जर्नलिस्ट थे। आज जरूरत किस तरह की है? एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में आज देश के इकोनॉमी को आगे ले जाने की आवश्यकता है और इसलिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स या फिर नॉलेज होनी चाहिए। और आज देखिए काइंड ऑफ पहले तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में काफ़ी सारी पावर्स होती थी, लेकिन आज उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा इवोल्व हुई है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का टाइम है, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं आपस में भी उनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ टैलेंट चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं कि बाहर से अगर लेटरल एंट्री से ऑफिसर्स आएंगे तो उनके अंदर में एक्सपर्टीज होंगी, फ्रेश टैलेंट आएगा। सिविल सर्वेंट्स हैं वो और ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे जब उनको पता होगा इस चीज़ का कि देखिए हमारी जो प्रमोशन नहीं होगा, बाहर से ऑफिसर्स आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि काइंड ऑफ वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हमारा तो प्रमोशन हो, तो थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे। जैसे पहले नंदन नीलंकनी, इन्होंने पूरा आधार कार्ड का जो प्रोजेक्ट है इन्होंने ही इंप्लीमेंट किया। मोंटेंग सिंह आहलूवालिया ये प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। विजय केलकर, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन, इन्होंने काफ़ी सारा अच्छा काम किया और देश की इकोनॉमी की काफ़ी सारे रिपोर्ट्स दी। कमिटीज़ के ये हेड थे। अभी रघुराम राजन तो आरबीआई के हेड भी थे और अभी भी जो अरविंद सुब्रमण्यम साहब है ये इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो पहले से भी हमारे देश में ऐसा होता आया है, लेकिन बस सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों में हो रहा है। खास करके प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन चीज़ों में हो रहा है और डिफरेंट कमिटीज़ के हेड भी बनाए जा रहे हैं बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो। अब झारखंड भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब थोड़े पॉइंट्स अपोजिशन में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। देखिए, अगर सरकार को छूट मिलेगी कि जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल तक की जो पोस्ट है वो बाहर से एक्सपर्ट्स बुला के भरी जाए, तो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म और करप्शन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो अपने फेवरेबल बंदे हैं उनको अपॉइंट कर देगी उन पोस्ट के ऊपर में, जैसा यूएस में होता है। यूएस में क्या है, स्पॉइल सिस्टम है। जब भी सरकार वहाँ चेंज होती है तो सरकार जो है वहाँ की, अब मान लीजिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, ट्रंप जिसके हेड हैं, तो वो अपने फेवर के पर्सन्स को नियुक्त कर देंगे हायर पोस्ट पे। जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब ओबामा की गवर्नमेंट थी तो हमारे इंडिया में जो एम्बेसडर थे वो थे रिचर्ड वर्मा। वो कोई ऐसे नहीं था कि वो इंडियन, जैसे हमारे इंडिया में आईएफएस है कि वो अमेरिकन फॉरेन सर्विस के कुछ ब्यूरोक्रेट थे, नहीं, वो काइंड ऑफ एक लीडर थे, वो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे और उनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर की पोस्ट पे इंडिया के अंदर में। अमेरिका के वो एम्बेसडर थे। फिर इसी तरह का सिस्टम होना स्टार्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट अपने अपने बंदों को लगाएगी, पॉलिटिकल लीडर्स को लगाना स्टार्ट कर देगी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर में। आगे जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ टाइम लेंगे वो एडजस्ट होने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं तो उनको शुरू में पता नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो है सिस्टम काफ़ी अलग होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो सिस्टम काफ़ी अलग होता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तीसरा पॉइंट है कि उनकी नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ ना हो। कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो ये प्रोग्राम आते हैं राज्यसभा की टीवी के ऊपर में, जो लाइन ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है बजाय एक्सपर्ट्स से जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पता है कि बोलने से होता नहीं, चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं ग्राउंड पे, उनको बहुत सारी अलग डिटेल्स भी पता होती हैं। तो ये भी हो सकता है कि काइंड ऑफ बाहर से लग रहा हो कि उनके पास में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन जैसे ही वो सरकार के अंदर में एंटर करें तो उन्हें पता लग जाए कि चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं, इतनी आसान नहीं है जितना सोच रहे थे। आगे क्या है, वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं। देखिए, इतना आसान वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो अभी फिलहाल के ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड, वो सब विरोध करेंगे इस बात का। वो तो निश्चित तौर पे यही चाहेंगे कि जो सीटें हैं जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल की, वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही उस पर सर्व करें और बाहर से एंट्री ना हो। जब भी पहले ऐसा करने की कोशिश की गई थी तो सिविल सर्वेंट्स ने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि 2014 में जब मोदी ने ऑफिस ज्वाइन किया था तब भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन विरोध के कारण ये प्रपोजल छोड़ दिया गया था। लेकिन अब सरकार फिर से ये प्रपोजल लेके आई है। इसके साथ साथ आर्टिकल कहता है कि वो बात तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रिफॉर्म्स आने चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस भी चलनी चाहिए, इंटरनल रिफॉर्म्स भी आने चाहिए। जैसे कि आमतौर पर देखिए सिविल सर्वेंट्स पे कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो सिविल सर्वेंट्स की जो कार्य प्रणाली है उनको आइसोलेट किया जाए पॉलिटिकल प्रेशर से। जो ट्रांसफर कर दी जाती है, ट्रांसफर के हिसाब से जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, वो सब रुकना चाहिए। काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं कैसे, जैसे एक सिविल सर्विस बोर्ड बनाना चाहिए, रिटर्न ऑर्डर ना लें सिविल सर्वेंट्स, ऐसा भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें दिक्कत है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाती।
और कैरियर पाथ लिंक टू स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अब देखिए सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको पता है कि हमारी प्रमोशन तो हो ही जाएगी, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होती है, लेकिन प्रमोशन को जोड़ देना चाहिए स्पेशलाइजेशन से, कि टाइम टू टाइम, जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आईटी इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर ऊपर जाना है तो, वैसे ही सिविल सर्वेंट्स के लिए ऐसा कोई रूल हो जाना चाहिए कि जितनी ज़्यादा उनकी स्पेशलाइजेशन हो, बाद में अगर मान लीजिए कोई जो सिविल सर्वेंट है सर्विस ज्वाइन करने के बाद में इकोनॉमिक्स में और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है तो आगे जाके उनको इकोनॉमिक सेक्रेटरी बनने की जो संभावनाएं हैं वो बुलंद हो जानी चाहिए, यानी कैरियर पाथ जो है वो स्पेशलाइजेशन से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो साथ साथ चलनी चाहिए, तब जाके फायदा होगा, जो ये रिफॉर्म्स की बात अब गवर्नमेंट कर रही है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। तो ये सारे पॉइंट्स लिखना, नेगेटिव में जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो भी लिखना। डेली जो बच्चे आंसर्स लिखते हैं बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, कईयों की जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी है और कईयों की पॉइंट्स हैं वास्तव में काफ़ी अच्छे हैं। तो आप धीरे धीरे जो पहले दिन से लिख रहे हैं आंसर्स, उनको तो अभी फर्क लगना स्टार्ट ही हो गया होगा कि जिन्होंने पहले दिन आंसर लिखा था और जो आज आंसर लिख रहे हैं, धीरे धीरे देखना बिल्कुल एक्सपर्टीज आ जाएगी। तो मेरा तो बिल्कुल यही अनुरोध है कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा जो लोग डेली लिखते हैं। एथिक्स में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इट इज ऑफन सेड दैट कि पॉलिटिक्स और जो एथिक्स है वो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आपको अपना जो आंसर है वो जस्टिफाई भी करना है एग्जांपल्स की सहायता से। तो ये है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।